हेलो बच्चों, आज हम समाजवाद तथा साम्यवाद के चैप्टर को इस वीडियो में अंत करेंगे। उसके बाद एक और हम वीडियो करेंगे जिसमें हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और जो भी आपके इस चैप्टर के अंत में प्रश्न दिए गए उन सबका उत्तर ढूंढेंगे इसी चैप्टर से। चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेनिन ने ऐसी दो नीतियां लागू करी थी जिसकी काफी आलोचना हुई थी और जिसका संशोधन करके लेनिन ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति लागू किया था रूस में। तो आज हम पढ़ते हैं कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति क्या थी। हम सभी जानते हैं कि लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं थे, वो वास्तविक में जीते थे। और उन्होंने जब जो पिछली जो दो नीतियां थी जब जो विफल हुए, जिसकी काफी आलोचना हुई, जिससे बहुत भुखमरी होने लगी रूस में, उसको संशोधन किया और उससे ये समझा कि वो पूरे पूंजीवादी दुनिया से लड़ नहीं सकते, उनसे संघर्ष नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। लियोन ट्रॉट्स्की जो उनके सहायक थे यही चाहते थे कि पूरी पूंजीवादी दुनिया खत्म हो, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था और लेनिन को ये बात पता थी। तो लेनिन ने अपने जो पिछले अनुभवों से सीखकर एक नई नीति अपनाई और उस नीति कुछ प्रमुख बातें थी जिसको अब हम पढ़ेंगे। इन 8 पॉइंट्स को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि किसानों से अनाज न लेकर, आपको याद होगा कि पहले किसानों से अनाज लिए जा रहे थे जिसकी वजह से वो अपने अनाज जलाने लगे थे भय से। अब जो बदलाव लाया गया इस नीति में वो ये था कि किसान जो भी पैदावार करता था उसका कुछ इस हिस्सा उसे कर के स्वरूप राज्य को देना पड़ता था, लेकिन जो भी बचता था पैदावार वो उसे अपने मन चाहे ढंग से इस्तेमाल कर सकता था। इससे क्या हुआ? दूसरा पॉइंट, कि सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है और फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि जो 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग थे, यानी कि जो बहुत ही छोटे उद्योग थे, उन्हें खुद ही उन्हें अपने उद्योगों का नियंत्रण करने की स्वतंत्रता दी गई, उन्हें व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। पहले आपको याद होगा कि सभी उद्योग राज्य के नियंत्रण के अंदर आ गए थे, लेकिन अब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति के तहत जो भी छोटे उद्योग थे वो व्यक्तिगत रूप से चलाने का उनको अधिकार मिल गया था। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि जो सरकार के नियंत्रण के अंदर आ गए थे, अब उन्हें थोड़ी खुली छूट मिली। जो लोग चलाते थे उन्हें निर्णय लेने का स्वतंत्रता मिली। विदेशी पूंजी भी सीमित की गई। आपको याद होगा कि पहले रूस, चूंकि उसकी खुद की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उसे विदेशी पूंजी की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन ये भी सीमित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई। व्यक्तिगत संपत्ति यानी कि जो भी एक इंसान की खुद की संपत्ति थी उसे फिर से शुरू किया गया, उस पर पहले बिल्कुल रोक लगा दी गई थी। और जीवन की बीमा यानी कि आपने LIC का नाम सुना होगा, वैसी ही कुछ नीतियां भी शुरू की। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए और आखिरी पॉइंट है कि ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता भी समाप्त कर दी। तो इससे ये एक नई आर्थिक नीति थी लेनिन की। इससे उत्पादन की जो कमी हो रही थी, जिससे भुखमरी हो रही थी, उसको नियंत्रित किया गया। जो एकदम पक्के मार्क्सवादी थे उन्होंने इस बात की आलोचना की, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि मार्क्सवादी मूल्यों से थोड़ा सा समझौता किया गया। मार्क्सवादी मूल्य जो थे वो कभी भी व्यक्तिगत संपत्ति या फिर उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं करने का सुझाव दे सकते थे, लेकिन लेनिन ने कुछ मार्क्सवादी मूल्यों से समझौता किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कि ऐसा समाजवाद चल नहीं सकता, ऐसा समाजवाद थोड़ा स्वप्नदर्शी है, वो व्यक्तिगत जिंदगी में अपनाया नहीं जा सकता। जब जो पक्के मार्क्सवादी थे उन्होंने इस बात की आलोचना की, तो मार्क्स ने बोला कि हमने पहले 3 कदम समाजवाद की ओर आगे बढ़ाए थे, हम 1 कदम पीछे रख रहे हैं, लेकिन इसके पश्चात भी हम 2 कदम आगे हैं जहां हम पहले थे। तो ये भी एक उन्नति की ही निशानी है। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई और उसके बाद बड़ा संघर्ष हुआ कि उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस संघर्ष में स्टालिन नामक व्यक्ति की विजय हुई। आप यहाँ स्टालिन की चित्र देख सकते हैं।
वो बहुत ही बड़ा तानाशाह था और क्रूरता से भरा था। उसने 1929 में ट्रोट्स्की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे लेनिन के शासन के अंदर, उसको निर्वासित किया गया। जो भी 1930 के बाद जो भी वो लोग जिन्होंने क्रांति करी थी, जो लेनिन के शासन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको भी सबको उसने खत्म कर दिया। लोकतंत्र जो कि स्थापित हुआ था रूस में, उसका भी उसने गला घोट दिया, यानी उसको भी खत्म कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट कर दी। इसके फलस्वरूप कला और साहित्य का विकास भी रुक गया। उसके विकास पर एक विपरीत प्रभाव पड़ा। जब तक स्टालिन जिंदा रहा, वो उसने एक तानाशाह की तरह जिया और वो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव। लेकिन इसके बावजूद उसने रूस की आर्थिक स्थिति के लिए काफी प्रयत्न किए और एक रूस को शक्तिशाली देश बनाया। उसने 3 पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया था। यानी कि ये पंचवर्षीय योजना क्या थी? ये पंचवर्षीय योजना ऐसी थी कि 5 वर्ष से पहले वो 5 वर्ष के लिए एक प्लान, यानी कि एक योजना बनाता था, जिससे आर्थिक व्यवस्था में किसी एक क्षेत्र पे सारा ध्यान लगाया जाता था और उसकी उन्नति की जाती थी। ऐसे उसने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, यानी कि 15 साल तक ऐसी योजनाएं चली, जिसकी वजह से औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई। काफी औद्योगिक उन्नति हुई। कृषि ने भी विज्ञान की सहायता से अपने पैदावार की तरीके बदले, जिससे पैदावार में भी काफी उन्नति हुई और पूरे विश्व में रूस अब एक शक्तिमान देश बन गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सम्मेलन बैठा था देश के विश्व के बहुत ही शक्तिशाली देशों का। उसने यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएस के रूजवेल्ट और यूके के चर्चिल के साथ स्टालिन ने भी भाग लिया। मैं माफी चाहती हूँ, रूजवेल्ट और चर्चिल दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान थे। चर्चिल प्रधानमंत्री थे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के, और रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे यूएस के। इन दो बहुत बड़े शक्तियों के साथ रूस के स्टालिन भी शामिल थे इस सम्मेलन में, और उन्होंने विश्व युद्ध के बाद जो भी विश्व आगे जैसे विश्व चलेगा उसका एक योजना बनाई और उनके साथ इन बात पर काफी समर्थन किया। तो आप देख सकते हैं कि तानाशाह होने के बावजूद स्टालिन ने आर्थिक व्यवस्था में और जो रूस की एक छवि थी पूरे विश्व में, उसका काफी सुधार किया और रूस को एक बहुत बड़ा महान देश बनाया। अब हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर की, जो कि है रूसी क्रांति का प्रभाव। ये 5 पॉइंट हैं, इनको भी आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना बहुत अनिवार्य है। इस क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव था, जिसने इतिहास को एक नया रंग दिया, एक नई दिशा दी। इस क्रांति के पश्चात पहला पॉइंट, श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन मिला। यहाँ बॉक्स में आप इस डिब्बे में आप देख सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव भी एक रूस के व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति बने, और उन्होंने भी 2 ऐसी नीतियां पेश करी। इसके नाम आप याद रख सकते हैं। इसको पेरिस्ट्रोइका यानी कि पुनर्गठन तथा ग्लासनोइस्ट खुलापन, ये 2 उनकी नीतियां थी जो कि इतिहास में काफी प्रचलित हैं। पेरिस्ट्रोइका का मतलब बदलाव करना और ग्लासनोइस्ट का मतलब खुलापन यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना शासन में। दूसरा था कि रूसी क्रांति के बाद विश्व धारा के स्तर पर 2 खेमों का विभाजन हुआ। 2 खेमे बने, साम्यवादी विश्व तथा पूंजीवादी विश्व। यूरोप भी 2 भागों में बढ़ गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। इनके सारे नाम याद रखना बहुत अनिवार्य है। विश्व कौन से 2 भागों में बटा? साम्यवादी और पूंजीवादी। यूरोप 2 भागों में बटा, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति
से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन कभी नहीं देखा गया था। यहाँ डिब्बे में आप ये भी देख सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन दिसंबर इस वर्ष में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच एक शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। इसकी शुरुआत हुई शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर बोलते हैं। इसमें कोई भी जो दो बड़े देश होते हैं, जो दो पार्टियां होती हैं युद्ध की, वो वास्तविक में लड़ाई नहीं लड़ती हैं, लेकिन उनके बीच एक एक छिपी ढंग से या एक कोई बैटल या कोई वॉर या कोई लड़ाई युद्ध स्थान पर या किसी मैदान में नहीं होता है, लेकिन एक शांतिपूर्वक युद्ध चलता रहता है। इसके फलस्वरूप जो दो बड़े देश थे वो नियंत्रण अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप में कोई युद्ध नहीं लड़ता है। ये दोनों हर बात पे जो भी युद्ध ऐसी शीत युद्ध लड़ते हैं, वो एक वैचारिक युद्ध की तरह होता है। आपको पता होगा पूंजीवाद एक अलग विचार के थे और उसके एकदम विपरीत विचार के थे हमारे साम्यवादी युद्ध या सोवियत रूस। तो ऐसे जब एक वैचारिक युद्ध होता है जिसमें वो सिर्फ इसमें दोनों जो पार्टियां होती हैं युद्ध की, वे शस्त्र की होड़ में लगी रहती हैं और एक दूसरे को दूसरे इंसान से ज्यादा प्रभावशाली घोषित करने का प्रयत्न करती रहती है। वास्तविक में ऐसा कोई ये युद्ध स्थान पर युद्ध मैदान में कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन ये वैचारिक युद्ध है। ये दोनों हर बार जब भी कोई घटना होती है उसके विपरीत बातें बोलती हैं, तो इस युद्ध को हम शीत युद्ध बोलते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में भी एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। पूंजीवादी देश में भी कुछ परिवर्तन हुए और इस प्रकार स्वयं पूंजीवादी के चरित्र में भी परिवर्तन आया। आखिरी पॉइंट है कि इस क्रांति की सफलता से एशिया और अफ्रीका, ये दो जगहें थी जहां पर जो विदेशी सरकार थी वो शासन चला रही थी। उन्होंने जब्त कर लिए थे एशिया और अफ्रीका के कुछ प्रांत। जब रूस की क्रांति हुई तो इन्हें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। जो उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया गया कि सोवियत रूस की समाजवादी सरकार जो थी वो इस बात को समझती थी और उन्होंने राष्ट्र आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। ऐसे अपनी आजादी के लिए भारत जैसे जो देश थे वे राष्ट्र आंदोलन कर रहे थे। आपको पता है कि हमें 1947 में आजादी मिली थी, तो उससे पहले भारत ने 200 साल तक एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था। भारत जैसे ऐसे और भी देश जो कि सरकारी शासन के अंदर आ गए थे, वे हम पर शासन चलाते थे। तो जब रूसी क्रांति हुई तो जो रूसी क्रांति थी उसके समर्थक थे, उन्होंने हमें या हम जैसे देशों के साथ हम जैसे देशों को प्रोत्साहन दिया और वैचारिक समर्थन भी प्रदान किया। अब हम इस चैप्टर के अंत तक आ गए। एक बहुत ही लंबा चैप्टर था। आपको कोई बात अगर समझ नहीं आई हो तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर वाला अभ्यास करेंगे और जितने भी प्रश्न हैं इन सब का उत्तर हम इस चैप्टर से ढूंढेंगे। चलिए आज की वीडियो अब यहीं समाप्त।